नमस्कार दोस्तों, सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित चौधरी और जैसा कि आप जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन हमारे दो महान नेताओं का जन्म दिवस हम मनाते हैं। एक हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आज सुबह ही मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और उनके योगदान के ऊपर वीडियो बनाया था और अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके कार्यों के बारे में। दोस्तों, भारत के इतिहास में बहुत से महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पे भारत के लिए काम किया है, अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपना काम करने का तरीका होता है। इसी वजह से कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग उनको नापसंद करते हैं और सबके अपने अपने कारण हैं। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनको सभी लोग पसंद करते हों। उनकी खुद की पार्टी के लोग, उनके अपोजिशन के लोग और देश की जनता, सभी लोग उनको पसंद करते हों। ऐसे बहुत कम नेता हैं और ऐसे ही नेताओं में से एक थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको सब लोग पसंद करते हैं, जिनके विरोधी भी, जो उनकी पार्टी के विरोधी हैं, वो भी उनका सम्मान के साथ नाम लेते हैं। तो ऐसे नेता थे शास्त्री जी। और शास्त्री जी ऐसे नेता क्यों थे? ऐसे नेता उनके व्यक्तित्व की वजह से थे। देखिए, सादा जीवन उच्च विचार, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन जैसा ऐसे लगता है कि ये जो कहावत है जैसे शास्त्री जी के लिए ही कही गई हो। शास्त्री जी एक बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया। गांधी जी को फॉलो करते हुए समाजवादी तरीके से उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद भारत की राजनीति में वो शामिल हुए, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनके व्यक्तित्व में कभी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। वो हमेशा सादगी से रहे, धोती कुर्ता पहनते थे। उसके अलावा ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीते थे, समय के पाबंद थे, जनता के लिए हमेशा एक्सेसिबल थे, हमेशा जनता के लिए काम करते थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। एक प्रॉपर ऐसा पैकेज था जो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा नेता ऐसा हो। तो उस तरीके के प्रधानमंत्री थे। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे पहलू हैं, सभी को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बात और, जब शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनसे पहले देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। एक लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी और 1964 में उनकी डेथ के बाद ये सवाल था कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो जब बात आई कि शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो उस समय इनके जो विरोधी थे या फिर वो लोग जो देश की सत्ता खुद चाहते थे, उन लोगों ने कई बार क्वेश्चन भी किया और शास्त्री जी के पोटेंशियल के ऊपर सवाल किया। और उन्होंने कहा कि एक साधारण सा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जिसको कभी इंटरनेशनल मंच पे इतना कोई वो नहीं रहा, एक तरीके से कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्या वो देश को संभाल पाएगा? क्या वो देश की राजनीति को संभाल पाएगा, इंटरनल मैटर्स को संभाल पाएगा, फॉरेन पॉलिसी को संभाल पाएगा? तो शास्त्री जी ने इन सभी बातों का जवाब अपने मुंह से ना देके अपने काम से दिया। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो जनता के बीच में बहुत पॉपुलर हो गए। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आपको पता है। जनता उनको बहुत पसंद करती थी, उनकी बातों को मानती थी, सुनती थी। जनता के लिए वो हमेशा एक्सेसिबल भी थे, गांव से जुड़े हुए लोग थे, व्यक्ति थे। साथ ही साथ जब बोल्ड डिसीजन लेने का समय आया, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ साल 1965 में, तो उस समय इन्हीं शास्त्री जी के बोल्ड डिसीजंस थे जिनकी वजह से और भारत की सेना की बहादुरी की वजह से हमने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर भी हराया। लाहौर तक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धकेल दिया था। ये डिसीजन भी किसके थे? शास्त्री जी के ही थे। तो उसके बाद जो इनके विरोधी थे, जो इनको समझते थे कि ये इतने पावरफुल लीडर नहीं है, एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर इनको नहीं समझते थे, वो भी इनका सम्मान करने लगे। तो इस तरीके के प्रधानमंत्री थे। अब इनके जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। शास्त्री जी जो एक साधारण परिवार में पैदा हुए, फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने शामिल हुए, कांग्रेस की राजनीति में 40 साल तक रहे, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच में प्रधानमंत्री बने। तो दोनों तरफ इनके एक तरह से नेहरू परिवार और जो इधर इंदिरा गांधी जो थी वो दोनों थी। तो कई बार इनका जो काम है उसको ओवरशैडो कर दिया जाता है, क्योंकि पहले एक लंबा कार्यकाल रहा था नेहरू जी का और उसके बाद एक लंबा कार्यकाल ही रहा जो है इंदिरा गांधी का। तो कई बार इनके जो पहले और बाद के जो प्रधानमंत्री थे इनकी वजह से इनको ओवरशैडो कर दिया जाता है। लेकिन इनका जो काम है उनको सच में कभी ओवरशैडो नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही ज़बरदस्त काम इन्होंने किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे।
शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी इंस्पिरेशनल कहानियां हैं। उन कहानियों के बारे में बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूँगा, लेकिन उनके व्यक्तित्व को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी को आप थोड़ा सा समझिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, शास्त्री जी कितने ईमानदार और कैसे व्यक्ति थे, अपने वादे के पक्के और अपने काम के प्रति ईमानदार। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उनके पास खुद की कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं था, उनकी खुद की कोई कार नहीं थी। तो उनके परिवार ने उनसे कहा कि अब हमें कार की नीड है, तो हमें एक कार खरीद लेनी चाहिए। लेकिन शास्त्री जी देखिए प्रधानमंत्री थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बावजूद भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद के पैसे से एक कार खरीद पाएँ। उनके पास अब उस समय सिर्फ 7,000 रुपये की सेविंग थी, और जो फियाट कार वो लेना चाह रहे थे वो 12,000 रुपये की थी। तो इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री के पास पैसे की कमी है, सोचिए एक कार लेने की। आज के समय आप इस चीज़ को अज्यूम भी कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं कि किसी भी नेता के पास इतना कम पैसा है कि वो एक कार नहीं खरीद पा रहा है। इतने ईमानदार नेता आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। और उसके बाद इन्होंने 5,000 रुपये का लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से और कहा कि हम इसको पूरा चुका देंगे, धीरे धीरे करके इसकी किश्तें चुका देंगे। लेकिन उसके बाद ज़्यादा लंबे समय तक शास्त्री जी जिए ही नहीं, और 1966 में ताशकंद समझौते के बाद इनकी डेथ हो गई कंट्रोवर्शियल तरीके से। उसके ऊपर भी विवाद है, लास्ट में हम बात करेंगे उसके बारे में कि वो डेथ एक नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुई या कोई कॉन्स्पिरेसी थी उसके पास। उसके बाद उससे रिलेटेड उस पर बात करेंगे। तो 5,000 रुपये का ये लोन था, ये पूरा नहीं चुका पाए और इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद इनकी वाइफ जो ललिता शास्त्री जी थी, उन्होंने कहा कि मैं ये लोन अपनी जो पेंशन की राशि है उससे धीरे धीरे करके चुकाऊंगी। और ये भी अपनी मतलब बातों की पक्की थी, और ये भी एक विदुषी महिला थी। इन्होंने कहा कि मैं पूरा चुकाऊंगी, लेकिन बाद में इनका जो लोन है वो माफ़ करवा दिया था इंदिरा गांधी ने, तो वो एक अलग बात है। इस तरीके के व्यक्ति थे। और ईमानदारी का एक और किस्सा है इनका। एक बार ये अपनी वाइफ ललिता जी को साड़ी दिलाने के लिए मार्केट गए थे, तो जो वहाँ पे शॉपकीपर था उन्होंने इनको महंगी महंगी साड़ी दिखाना शुरू कर दिया। तो शास्त्री जी ने कहा कि इतनी महंगी साड़ी मत दिखाओ भाई, मैं इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दुकानदार ने कहा कि मैं ये आपको एज ए गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ, ये महंगी साड़ी आप नहीं खरीदना चाहते तो मैं आपको गिफ्ट देना चाहूँगा। तो शास्त्री जी ने उसके लिए साफ मना कर दिया। शास्त्री जी कभी भी किसी से कोई एहसान नहीं लेते थे, किसी से भी उधार तक नहीं लेते थे। तो इस तरीके के व्यक्ति थे शास्त्री जी। और उधार लेने वाला भी इनका एक बचपन का किस्सा है। बचपन में एक बार ये बच्चे थे, तब किसी पड़ोस के एक बगीचे में इन्होंने फल तोड़ने के लिए चले गए थे। बिना पूछे इन्होंने फल तोड़ लिया था। तो बगीचे का जो माली था उन्होंने इनको बहुत डांटा, कहा कि आपने बिना परमिशन के लिए फल कैसे तोड़ा। तो उसके बाद इन्होंने एक लेसन सीख लिया था कि कभी भी किसी से बिना मांगे कोई चीज़ लेनी नहीं है, और मांग के भी नहीं लेनी है। मांग के भी लेने के ये पक्षधर नहीं थे, उधार भी नहीं लेने के पक्ष में थे कि हम अपना खुद का अर्न करेंगे, जितना है उसी से काम चलाएंगे। इस तरीके के व्यक्ति थे। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। बीच बीच में इनकी कोई छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। 2 अक्टूबर 1904 को रामनगर मुगल सराय में इनका जन्म हुआ। एक छोटी सी जगह है उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं जो वाराणसी है उससे 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ये 7 मील की दूरी पे है। उस समय इनका नाम जो था लाल बहादुर श्रीवास्तव था। लाल बहादुर श्रीवास्तव के नाम से पैदा हुए थे। श्रीवास्तव अब इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि श्रीवास्तव नाम जो है इन्होंने छोड़ दिया था, हटा दिया था अपना सरनेम बाद में। और शास्त्री जो नाम है ये इनको एजुकेशन के बाद मिला। आप जानते हैं शास्त्री की जो उपाधि है वो एक टाइटल है। जब कोई पढ़ लिख लेता है, अच्छे शास्त्रों का जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको शास्त्री का टैग दिया जाता है। तो शास्त्री तो वैसे इनको मिला था इनकी एजुकेशन की डिग्री के साथ। तो श्रीवास्तव था। इनके पिता का नाम था शारदा श्रीवास्तव प्रसाद, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, जो एक स्कूल टीचर थे। एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। बाद में ये क्लर्क बने थे रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ इलाहाबाद में। लेकिन उसके बाद भी परिवार की स्थिति और ज़्यादा खराब तब हुई जब 1.5 साल के थे शास्त्री जी, और इनके पिता जो हैं शारदा श्रीवास्तव प्रसाद, इनकी डेथ हो गई थी प्लेग की वजह से। तो सिर्फ 1.5 साल की एज में ही इनके पिता इनको छोड़ के चले गए। इनकी माँ जो थी राम दुलारी देवी, उन्होंने इसके बाद अपने बच्चों को लेके वो अपने पीहर चली गई, इनके जो ननिहाल है वहाँ पे चली गई थी। इनकी 2 बहनें थी, एक कैलाशी देवी इनसे बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी सुंदरी देवी। तो तीनों बच्चों को लेके राम दुलारी देवी जो हैं वो अपने माई के चली गई। और उसके बाद जो इनके ग्रैंडफादर हैं मुंशी हजारी लाल, इन्होंने इनकी मदद करी, थोड़ी फाइनेंशियल मदद करी, इनको एजुकेशन में थोड़ी हेल्प की। लेकिन उनकी भी जो परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो जो जीवन है इनका, शुरुआती बचपन जो है वो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा। एजुकेशन के लिए भी इनके पास पैसों की कमी होती थी, इनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। और जब उसके बाद
एजुकेशन के लिए जाते थे तो उसकी भी एक कहानी है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब स्कूल जाते थे तो स्कूल इनका गंगा नदी को पार करके जाना पड़ता था। तो गंगा नदी को पार करने के लिए इनके पास बोट में बैठने के पैसे हुआ नहीं करते थे, तो ये खुद तैर के जाते थे, अपना जो बैग है उसको अपने सर पे बांध के, और अपने उसके बाद ये उस एजुकेशन के लिए जाते थे। उसके बाद आते टाइम भी उनको इसी तरीके से आना पड़ता था। तो इस तरीके की इनकी स्थिति थी परिवार की। उसके बाद एक और कहानी है इनके बचपन की। जब ये 3 महीने के थे, सिर्फ 3 महीने के थे, तो इनकी माँ ने एक बार इनको खो दिया था। ये एक बार के लिए इनको खो दिया था, एक बास्केट में रख के भूल गई थी गंगा के घाट में। फिर इसके बाद एक जो काव हेडर था जिसके कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने सोचा कि ये जो बच्चा मुझे मिला है ये तो भगवान का गिफ्ट है, देन है मुझे, तो उन्होंने इनको उठा लिया था। लेकिन उसके बाद इनके पेरेंट्स ने कंप्लेन दर्ज कराई, तो उसके बाद ये इनको मिल गए और उसके बाद इनको इनके पेरेंट्स को वापस लौटा दिया गया। तो कुछ इस तरीके की भी कहानी रही है। काफ़ी इनका जो जीवन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। उसके बाद इनका जो स्कूलिंग है वो हरीशचंद्र हाई स्कूल वाराणसी जो है वहाँ पे इन्होंने 7th ग्रेड में इनको एडमिशन मिला। पहले तो मुगल सराय में ही अर्ली एजुकेशन हुई थी, 7वीं क्लास में वहाँ गए। ननिहाल में इनको कहा जाता था नन्हे, नन्हे यानी लिटिल वन, छोटा, छोटे बच्चे को नन्हा बोल देते हैं ना, वो वाला नन्हा, तो नन्हे कहा जाता था। और उसके बाद ये श्रीवास्तव का नाम जो है वो यहाँ पे इनका नाम छोड़ दिया गया था। ननिहाल में रहते थे तो उसके बाद सिर्फ लाल बहादुर के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद बोलते थे इनको नन्हे, और फिर शास्त्री की उपाधि मैंने बता ही दिया आपको कि एजुकेशन के बाद मिला। कायस्थ फैमिली से थे, उर्दू, संस्कृत और ये जो लैंग्वेज कल्चर है इनमें पढ़ने में इनकी रुचि थी। उसके बाद इस सेंट्रल रेलवे इंटर्न कॉलेज में इन्होंने मुगल सराय में एडमिशन लिया। पहले तो ये जो अब तो कॉलेज बन गई है यहाँ पे, पहले 4 साल की एज में पहले बचपन में यहाँ पे पढ़े थे ये मुगल सराय में 6ठी क्लास तक। उसके बाद ये स्लाइड आगे पीछे हो गई, तो हरीशचंद्र स्कूल में बाद में गए, पहले यहाँ पे रहे थे। ठीक है, इस स्कूल में पहले मुगल सराय में पढ़े थे। स्कूल में जाने के लिए इनको तैर के जाना पड़ता था। ठीक, और अब उसके बाद इनकी शादी की बात आती है। तो 16 मई 1928 को मिर्ज़ापुर की एक लड़की होती हैं ललिता देवी, ललिता जी, उनसे इनकी शादी होती है। बाद में ललिता देवी कहा जाएगा ओब्वियसली। तो ललिता देवी जी से इनकी शादी हुई। उनके बाद इनके बच्चे हुए, कुसुम शास्त्री, हरिकृष्ण शास्त्री, सुमन शास्त्री, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री और अशोक शास्त्री, ये इनके बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां थी। एक बेटी की तो इनकी डेथ हो गई थी आगे चल के, जब ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। और उसकी कहानी देखिए ऐसी है कि इनकी बेटी बीमार थी बहुत ज़्यादा, तो इनको पैरोल पे भेजा गया कि पैरोल पे जाइए, अपनी बेटी का एक तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान क्या रखते, उनकी जल्दी ही डेथ हो गई। इनकी बेटी की, सुमन शास्त्री की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद पैरोल से वापस चले गए, जेल में चले गए। कहे कि मुझे पैरोल तो इस चीज़ के लिए मिली थी ना कि मैं अपनी बेटी को जाके ध्यान रख सकूँ, अब बेटी नहीं रही तो मैं यहाँ पे छुट्टी मना के क्या करूँगा। और पैरोल ख़त्म होने से पहले ही ये जाके जेल में इन्होंने अपने आप को कहा कि हाँ ठीक है, मेरा काम हो गया, बेटी तो अब रही नहीं। तो इस तरीके के व्यक्ति थे, मतलब हर चीज़ में डिसिप्लिन, कंप्लीट डिसिप्लिन रहता था इनकी लाइफ में। उसके बाद इन्होंने सोशल इनिशिएटिव्स में थोड़ा थोड़ा इनका पार्टिसिपेट था। इनका परिवार जो था वो सोशल इनिशिएटिव्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था, लोगों की मदद करना, जो मदद ये कर पाते थे। फाइनेंशियली तो खुद ही बहुत वीक थे, लेकिन जिस तरीके की मदद ये कर पाते थे वो ये करते थे। और उस समय ब्रिटिश राज था, लेकिन अभी तक इनका कोई वो तो चीज़ नहीं थी कि ये फ्रीडम स्ट्रगल में अभी तक इनका पार्टिसिपेशन का कोई कारण था नहीं। उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स इनको मिला जो इनकी स्कूल थी, हरिश्चंद्र स्कूल जो थी ना, इसी में इनको मिला कि ये जो स्कूल थी ये अपने आप में पैट्रियोट स्कूल थी। यहाँ पे बहुत सारे जो टीचर्स थे वो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति थे निशमेश्वर प्रसाद मिश्रा, ये इनके जो टीचर थे। ये शास्त्री जी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और एक बार इनके साथ कहानी है कि निशमेश्वर प्रसाद मिश्रा जी ने इनको डांट दिया था कि तुमने किताब क्यों नहीं खरीदते तुम। शास्त्री जी ने बोला नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो शर्मा गए, उन्होंने बताया नहीं। लेकिन इनके एक फ्रेंड ने, शास्त्री जी के एक फ्रेंड ने इनके टीचर मिश्रा जी को बता दिया कि इनकी तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है कि ये बुक्स खरीद नहीं सकते। फिर इन मिश्रा जी ने भी इनकी काफ़ी मदद करी, इनकी एजुकेशन में भी मदद करी, और इन्हीं मिश्रा जी की वजह से ही ये फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़े सबसे पहले। उसके बाद गांधी जी को ये अपना गुरु मानने लग गए, लेकिन पहले मिश्रा जी ही जो हैं उनकी वजह से ये फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए। उसके बाद स्वामी विवेकानंद हैं, एनी बेसेंट हैं, महात्मा गांधी हैं, इन सभी लोगों से काफ़ी प्रभावित थे और फिर फ्रीडम स्ट्रगल में कूद गए।
उसके बाद गांधी के डिसाइपल बने। 1921 से 1945 तक ये जो है आंदोलन में काफ़ी शामिल रहे। 1921 के आसपास आप जानते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था, उस समय इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स और जो चल रही थी उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट लेना शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय और इन लोगों ने जो बनारस में उस समय की जो मीटिंग्स चल रही थी, उस समय गांधी जी, ये शास्त्री जी सिर्फ 10वीं क्लास में थे, 10वीं क्लास में थे और इन्होंने इनकी मीटिंग्स ली, काफ़ी प्रभावित हुए। और जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कहा कि बच्चों से भी ये आग्रह किया कि आप स्कूल कॉलेजेस छोड़ दो और आंदोलन में शामिल हो जाओ, आपको ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम है उसको छोड़ देना है, हम इंडियन स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ेंगे, भारतीय कल्चर्स में पढ़ेंगे। तो शास्त्री जी ने भी स्कूल छोड़ दी उस समय, और ये स्कूल से यहाँ हरिश्चंद्र स्कूल को छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी की जो लोकल ब्रांच थी उसमें एज ए यंग कार्यकर्ता ये शामिल हो गए। और उसके बाद गवर्नमेंट जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी के लिए बचपन में ही, इस 10वीं क्लास में ही इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। यहीं से देखो फ्रीडम फाइटर बन गए, जेल में डाला, लेकिन क्योंकि माइनर थे, 18 साल से कम उम्र थी, तो इनको छोड़ दिया गया एक बार के लिए। फिर उसके बाद शास्त्री जी के जो मेंटर थे, जिन्होंने इनको सुपरवाइज किया, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी भी आप जानते हैं बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। जेबी कृपलानी जो हैं, इन्होंने इनको एक तरीके से सुपरवाइज किया। इनकी देख रेख में ये इनका जो फ्रीडम मूवमेंट है वो शुरू हुआ। इस कॉलेज को, काशी विश्वविद्यालय जो है, इसकी भी नींव रखी गई थी उसी दौरान जब ये अपना चल रहा था नेशनल एजुकेशन सिस्टम के लिए सब कर रहे थे। सभी नेता चाहते थे कि हम फॉरेन जो एजुकेशन है उसको छोड़ें और हमारे खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करें। तो काशी विद्यापीठ, जो बनारस विश्वविद्यालय कहा जाता है, वाराणसी इंस्टीट्यूट, अब तो वाराणसी जो आईआईटी है ये बन गया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, ये काशी विश्वविद्यापीठ जो है, ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 10 फरवरी 1921 को। और जेबी कृपलानी और इन लोगों ने मिलकर किया था। यहीं पे जो है खुद इन्होंने एजुकेशन ली। शास्त्री जी भी यहीं पे पढ़े और यहीं से एजुकेशन लेने के बाद ये शास्त्री बने थे। लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री बनने का जो दौर है वो भी काशी विश्वविद्यापीठ में ही इनका रहा। तो यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन, आगे की पढ़ाई को कंप्लीट किया। एज ए यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये बनी गए थे। उसके बाद यहाँ पे इनको शास्त्री जी का टाइटल मिला जब 1925 में ये विद्यापीठ से इनको फिलोसॉफी और एथिक्स में डिग्री मिल गई। फर्स्ट क्लास से इनको डिग्री मिली थी। उसके बाद इनको काफ़ी सारे इनको टाइटल मिले गए, काफ़ी सारा इनको अवार्ड भी मिले गए क्योंकि इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़े थे और आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। शास्त्री का भी टाइटल मिला था। उसके बाद लाला लाजपत राय का एक खुद की सोसाइटी थी, लोक सेवा मंडल, इसके अंदर ये सर्वेंट बने, इसके अंदर ये मेंबर बने। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी इसको बोलते थे और हिंदी में इसको बोलते हैं लोक सेवा मंडल। तो ये लाला लाजपत राय ने शुरू करी थी, इसके मेंबर बने और कुछ समय बाद तो इसके प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो मुजफ्फरपुर में यहाँ पे जो हरिजन ग्रुप था, जो आप कहते हैं दलित वर्ग हैं, उसके लिए, उसके बेटरमेंट के लिए काम करते थे। तो ये चीज़ भी ये कर रहे थे। तो शास्त्री जी शुरुआत से ही सोशल वेलफेयर के कामों से जुड़े हुए थे। फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ अपनी एजुकेशन का भी ध्यान रख रहे थे। तो सब चीज़ों को एज ए बहुत ही डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ को ईमानदारी से करते थे, चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे सोशल वेलफेयर के काम करने हो, चाहे फ्रीडम स्ट्रगल का कोई काम हो, चाहे फ्रीडम स्ट्रगल के नेताओं ने अगर कुछ ऊपर से कहा है कि ये सब करना है, तो सभी में एकदम अपनी पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ चीज़ों को फॉलोअप करते थे। फिर इंडिपेंडेंस का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें क्या क्या इनका योगदान रहा, तो एक्टिव 1928 में, उसके बाद 1929 में आप जानते हैं, देखिए 1928 के आसपास जो है, फिर 1929 में ये साइमन कमीशन वगैरह आया 28 में। उसके बाद सॉल्ट जो है, गांधी जी का दांडी मार्च शुरू हो गया। तो गांधी जी के काफ़ी सारे आंदोलन अभी चल रहे थे। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो उस समय ये भी उन आंदोलनों में शामिल हो रहे थे और इनको 1.5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। जब शास्त्री जी इन सभी आंदोलनों में, आपको पता है हज़ारों की संख्या में लोगों को जेलों में डाला गया था, तो उसमें से एक शास्त्री जी भी थे। और उसके बाद आगे चल के इन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड यूपी में 1937 में ये उसके मेंबर बने ऑर्गेनाइज कमेटी के। उसके बाद इनको फिर से जेल में डाल दिया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह करने की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि 1940 के आसपास गांधी जी ने जो बड़े मूवमेंट्स थे उनको साइड करके कहा कि अब हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, हर आदमी भूख हड़ताल करेगा। बड़े बड़े नेता जो थे वो भूख हड़ताल करके और सत्याग्रह कर रहे थे ताकि सरकार के ऊपर दबाव डाल सकें, डोमिनियन स्टेटस मिल जाए इंडिया को या फिर आज़ादी मिल जाए, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उसमें ये भी सत्याग्रही थे और सत्याग्रही होने की वजह से इनको एक तरीके से जेल में डाल दिया गया। 1 साल के लिए फिर चले गए।
फिर आप जानते हैं 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, क्रिप्स मिशन वगैरह आया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। ये सब चीज़ें चल रही थी और यहाँ से ब्रिटिश को इंडिया से छोड़ने की बात की तो शास्त्री जी जो हैं ये जेल से बाहर आए थे और वापस आते ही इन्होंने फिर से आंदोलन में पार्टिसिपेट कर लिया कि जेल में आए हैं, निकले, वापस में जेल जाने के इनके काम शुरू हो गए थे। तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के अंडर, क्योंकि वो सीनियर लीडर थे इनसे, तो उनके साथ ही काम कर रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे आनंद भवन में। तो इस तरीके से चीज़ें थी। फिर यूनाइटेड प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रहे 1937 से 46 के बीच में। फिर भारत की आज़ादी आई और आज़ादी के बाद ये भारत की एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हुए। एक्टिव पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि चुनाव तो पहला 1951 में हुआ। 1951 से पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी, जो पहले संविधान सभा बन रही थी, उसको ही पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई थी। राज्यों में भी सरकारें चल रही थी। तो उत्तर प्रदेश में ये पहले तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ होम स्टेट बने। उसके बाद इनको जब वहाँ के जो गोविंद बल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री बने थे उस समय पे उत्तर प्रदेश के, तो 15 अगस्त 1947 के बाद चीफ मिनिस्टर थे। तो उनकी लीडरशिप के अंडर इनको पुलिस मिनिस्टर बनाया गया और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया। तो एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इनका पहला काम था, इन्होंने विमेन कंडक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया। ये पहला काम इन्होंने शुरुआत कर दिया था कि विमेन कंडक्टर्स भी अब रहेंगी। पुलिस का जब इनका काम था, पुलिस का काम था, तो पुलिस मिनिस्टर रहते समय इन्होंने कहा कि जो पुलिस है जो हर बार लाठीचार्ज करती है जनता को भगाने के लिए, जब कोई ऐसी क्राउड होती है, अनरूली क्राउड होती है, तो उसको मारने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल ना करके वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाए, वाटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाए, जो अभी भी होता है। आप जानते हैं वाटर कैनन्स का इस्तेमाल होता है किसी भी, जब भी भीड़ अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो उसके ऊपर पुलिस वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करती है। तो ये इन्होंने ही शुरुआत करी थी, इन्होंने ही कहा कि ये चीज़ करनी है आपको, ताकि ब्रूटैलिटी से जनता इंजर्ड भी ना हो और उसको भगा भी सकें। फिर उसके बाद होम मिनिस्टर के टेन्योर पे रहे, 1950 तक ये रहे। और 1947 के जो कम्युनल राइट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी उनको संभालने की काफ़ी कोशिश करी। इन्होंने काफ़ी वो बहुत बड़े स्केल पे आप जानते हैं 1947 के राइट्स थे, हिंदू मुस्लिम के जो दंगे थे जब भारत का पार्टीशन हुआ था, तो वो बड़े राइट्स थे उस समय। इन्होंने ये उस समय होम मिनिस्टर भी थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बोल रहा हूँ मैं, भारत के नहीं। फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर कब बने? 1952, 57 और 1962 में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े स्केल पे चुनाव जीती, आप जानते हैं। और उन चुनावों के अंदर इनका भी योगदान था। ये मिनिस्टर थे इलेक्ट्रोल इलेक्शन कमीशन के, इलेक्ट्रोल और पब्लिक वेलफेयर में इनमें वो थे, डायरेक्शन दे रहे थे, डायरेक्शन ऑफ पब्लिसिटी एंड इलेक्शन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ में ये मिनिस्टर थे। उनको वो बना रखा था, अध्यक्ष बना रखा था इनका। मिनिस्टर तो क्या, ये मतलब बेसिकली इनको चुनाव प्रचार में और इन चीज़ों में शामिल कर रखा था, जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पे जीत भी मिली थी और सामने कोई था भी नहीं, कोई बड़े स्केल पे जो पार्टी इनको चैलेंज कर सकती थी। 1952 में जब ये उसके बाद इलेक्शन हुए तो यूपी विधानसभा के इलेक्शंस में इन्होंने सोरान नॉर्थ कम पुलमपर की जो वेस्ट सीट है वहाँ पे चुनाव जीता और यहाँ से विधायक की सीट जीते। 59% वोट 69% वोट इनको मिले थे। लेकिन इनको जो केंद्रीय लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको कहा कि आप राज्य में मत रहिए, वहाँ पे होम मिनिस्टर मत रहिए, अब केंद्र में आ जाइए और केंद्र में आपको रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो 13 मई 1952 को भारत के जब पहले चुनाव हो गए थे और पहला मंत्रालय दिए गए थे देश के मंत्रियों को, तो चुनाव के तहत उनमें ये बने थे 13 मई 1952 को ट्रांसपोर्ट और रेलवे मिनिस्टर। ठीक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जब भारत का संविधान भी लागू हो चुका था, आप जानते हैं उस समय। उसके बाद ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे 1959 में, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रहे 1961 में, और फिर 1964 में ये रहे मैंगलोर पोर्ट में। 1964 में इन्होंने मंत्री रहते रहते ही यहाँ पे फाउंडेशन रखी थी मैंगलोर पोर्ट की, मिनिस्टर विदाउट ए पोर्टफोलियो, एज ए मिनिस्टर विदाउट ए पोर्टफोलियो। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे आने के बाद बात करते हैं, ये इनका वो दौर शुरू होता है जब पूरी सत्ता इनके हाथ में आती है। 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। और जवाहरलाल नेहरू जी की जब डेथ होती है तो उसके बाद चुनाव में बाद में कांग्रेस में ये होड़ मचती है कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो अगले प्रधानमंत्री की रेस में सबसे ज़्यादा अपने आप को आगे समझते थे मोरारजी देसाई और वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने।
उसके बाद मोरारजी देसाई को जो के कामराज हैं वो प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते थे। कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट थे के कामराज, इनको कांग्रेस का किंग मेकर माना जाता था उस समय कि के कामराज जिसको चाहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। और के कामराज चाहते थे कि यहाँ पे शास्त्री प्रधानमंत्री बने और 9 जून को शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। कांग्रेस के कुछ धड़े में इसके प्रति विरोध था। वो चाहते थे कि कुछ लोग अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहे थे कि कौन बनेगा। कोई जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री बनने के ज़्यादा इच्छुक थे नहीं। वो गांधीवादी नेता थे, उनको बैकग्राउंड में ही रहना था, उनको मेन लीडरशिप में आने का इतना था भी नहीं। कोई चाहता था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। इनके पोटेंशियल के ऊपर एक तरीके से सवाल उठाया जाता था कि क्या एक साधारण सा व्यक्ति जो कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा ऊंच ऐसी हरकतें जानता नहीं है, मतलब एक तरह से खाक आदमी नहीं है, ऐसा तेज तर्राट आदमी नहीं है, क्या ये कांग्रेस को संभाल पाएगा? कहीं कांग्रेस इनके अंदर टूट ना जाए, कहीं इंटरनेशनल मंच के ऊपर हम पीछे ना रह जाएं, बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? और उसके बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री ने काम किया शास्त्री जी ने, वो तो आपको पता ही है। 11 जून 1964 को ब्रॉडकास्टिंग में शास्त्री जी ने क्या कहा? देयर टाइम टू कम, there comes a time in the life of every nation when it stand at the crossroad of history and must choose which way to go। एक हर किसी के जीवन में और एक देश के इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब आपको रास्ते चुनने होते हैं कि कौन से रास्ते हमें जाना है। बट फॉर अस देयर नीड टू बी नो डिफिकल्टी और हेजिटेशन, नो लुकिंग राइट और लेफ्ट। आवर वे इज स्ट्रेट एंड क्लियर, द बिल्डिंग ऑफ द socialist democracy at the home and freedom, with the freedom and prosperity for all, and the maintain of the world peace and friendship with the nations। क्या कहा इन्होंने कि दुनिया भर के सामने चैलेंज रहता है कि ये रास्ता चुने कि ये रास्ता चुने, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमारा रास्ता एकदम क्लियर है कि हमें एक लोगों के लिए एक सोशलिस्ट समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करनी है, सब के लिए काम करना है, फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी के लिए और दुनिया की शांति के लिए, विश्व शांति और अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग बनाते हुए आगे बढ़ना है। ये इनका मंत्र था कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ये किस तरीके से काम करने वाले हैं, उसके लिए इन्होंने ये बातें बोली थी, जो कि कितनी साधारण तरीके से बोली लेकिन कितनी अच्छी बातें हैं ये इन्होंने बोली। फिर शास्त्री की सरकार में ज़्यादातर मंत्री वही थे जो कि पहले नेहरू जी की सरकार में थी। शास्त्री जी ने वही काउंसिल को ज़्यादातर मेंटेन किया। टी कृष्णमाचारी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है यशवंतराव चावन रहे। सवर्ण सिंह जो हैं इनको एक्सटर्नल मिनिस्टर बनाया गया। इंदिरा गांधी जो हैं, जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थी और जो प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी बेटी भी थी, उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बनाया गया, होम मिनिस्ट्री इनको बनाया गया। ये सब चीज़ें चल रही थी। अब मद्रास में एंटी हिंदी एजिटेशन चला और हिंदी के खिलाफ मद्रास में बहुत सारे लोग जो हैं विरोध कर रहे थे, धरना दे रहे थे और वो कह रहे थे कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है। 1965 में ये चल रहा था कि जब पूरा देश में ये बातचीत चल रही थी कि क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहे भारत की, हिंदी रहे। तो शास्त्री जी ने अश्योरेंस दी यहाँ पे मद्रास में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही कर रहे थे ये हड़तालें और ये एजिटेशन, वो उनको कहा कि आपके ऊपर हिंदी थोपी नहीं जाएगी, इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। तो भारत की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, आप जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश। भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसको कभी भी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिंदी को कई बार कई लोग कह देते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं 2, हिंदी और इंग्लिश। तो उसके बाद ये जो एंटी हिंदी एजिटेशन था ये धीरे धीरे करके समाप्त हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने एश्योरेंस दी है तो एजिटेशन ख़त्म होना ही था। उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका कंट्रीब्यूशन है। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, जो मिल्क है, दूध है, इसकी खपत को बढ़ाना है, खपत को नहीं, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है क्योंकि देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है। उस समय 2 बड़ी समस्याएं थी, अनाज की और दूध की कमी थी देश में, तो उसको सॉर्ट आउट करना था शास्त्री जी को। तो उसके लिए ये पहले तो गए, ये जो गुजरात में अमूल डेयरी उस समय स्टार्ट की थी, तो गुजरात में गए और अमूल में जाके मिले और उनसे कहा कि आनंद जो है वहाँ से मिले कि ये जो इनॉग्रेशन है आपने जो किया है ये बहुत अच्छा है और वर्गेसीज
कुरीन, ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, यही थे, इनकी वजह से ही शुरू हुआ था अमूल प्रोडक्ट्स, वहीं से शुरू हुए थे। तो इन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस और डेयरी प्रोडक्ट्स में एक तरीके से इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें इसको बड़े स्केल पे करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ, शास्त्री जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़े स्केल पे लेके जाएं और अपने प्लांट देश भर में लगाएं। तो वाइट रिवॉल्यूशन में भी इनका कंट्रीब्यूशन था काफ़ी, और इनके साथ इनकी फैमिली भी गई, इनके साथ डिनर किया, ताकि पूरे देश में जो है डेयरी के अलग अलग उद्योग लग सकें और हम इंडिपेंडेंट हो सकें इसके ऊपर, वाइट रिवॉल्यूशन के थ्रू दूध के ऊपर। अब शास्त्री वर्त क्या है? देखिए, उस समय अनाज की देश में बहुत कमी थी। भारत बहुत बड़े स्केल पे गेहूं का इंपोर्ट करता था, अमेरिका से इंपोर्ट करता था, कनाडा से इंपोर्ट करता था। तो भारत के पास पैसे की भी बहुत कमी थी। तो शास्त्री जी ने पूरे देश की जनता से ये आग्रह किया कि भाई हम 7 दिन में 1 दिन का उपवास रखें। 6 दिन खाना खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन का उपवास अगर रखेंगे तो हमारी अनाज की जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। और सोचिए, ये बात इन्होंने कही कि ये जो शुरुआत है ये मैं अपने घर से करूँगा, अपनी फैमिली से करूँगा, और मैं वीक में 1 दिन उपवास रखूँगा। बाकायदा इनकी बात को पूरे देश के लोगों ने माना। और मंडे को तो मार्केट्स बंद रहते थे, जहाँ पे फूड वगैरह ये सब ग्रेन्स मिलते हैं, वो सब चीज़ें बंद रहती थी मंडे को। और लोगों ने वीक में 1 मील छोड़ने की बात करी कि 1 मील तो हम स्किप कर ही सकते हैं, सप्ताह में 1 टाइम का खाना तो छोड़ ही सकते हैं। तो 1 दिन, एक शाम का खाना जो है, या किसी भी टाइम का 1 दिन का खाना छोड़ने की बात करी थी। इस चीज़ में इसको शास्त्री वर्त कहा जाता है। और शास्त्री वर्त जो है वो पूरे देश के लोगों ने माना कि किसी तरीके से ये नहीं हुए, लोग नाराज़ नहीं हुए कि हाँ, आप हमारी अनाज की समस्या को ठीक ना करने की बजाय हमें ही व्रत रखने ही करें। लोगों को इतना सादगी के साथ इन्होंने कन्विंस कर लिया कि सब लोग खुशी खुशी अपनी इनकी इस बात को मान रहे थे, और मंडे के 1 दिन ये अपना उपवास रखते थे। उसी दौरान फिर आगे चल के जब भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, तब इन्होंने जय जवान जय किसान का फेमस नारा दिया था, जो बहुत मशहूर है, आप जानते हैं, बहुत ही मशहूर नारा है कि किसान और जवान के बिना भारत जो है उसकी आप एक तरीके से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था 1965 में। 19 अक्टूबर 1965 को शास्त्री जी ने ये स्लोगन दिया था, उरवा गांव अहमदाबाद में, वहाँ पे ये दिया था, एक नेशनल स्लोगन बन गया आगे चल के। इनके वर्क की बात करते हैं तो मैंने एक बात अभी बताया, वाइट रिवॉल्यूशन में इन्होंने काम किया, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन में काम किया। 1960 से 70 के बीच में ही जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा नीड थी। भारत में जो ज़मीन थी, खेती की ज़मीन थी, लेकिन उसमें प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था जितना कि होना चाहिए था। तो फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और इसको प्रमोट किया इन्होंने। और उसके बाद सोशलिस्ट होने के बावजूद शास्त्री जी ने ये कहा कि भारत की इकोनॉमी है वो कर्ब इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से बंद इकोनॉमी नहीं हो सकती। सोशलिस्ट आइडियाज़ और कम्युनिस्ट आइडियाज़ क्या कहते हैं वैसे, कि सारी की सारी इकोनॉमी को ऊपर जो है वो स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन शास्त्री इस तरीके की सोशलिज्म को नहीं मानते थे। उनका सोशलिज्म अलग था, इनका, नेहरू जी का, और उसके अलावा जो राम मनोहर लोहिया हैं, इनका जो सोशलिज्म है वो अलग तरीके का सोशलिज्म था। आप उसको सोवियत वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग है, उस तरीके का था। भारत को ये अलग तरीके से इकोनॉमी में देखना चाहते थे, तभी मिक्स इकोनॉमी है ना भारत की, अभी भी मिक्स इकोनॉमी है। उसके बाद लिबरलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो हुए हैं 1991 में, वो अलग वो हुए हैं। लिबरलाइजेशन, ये वाले जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो तो अलग हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी भारत की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी ही थी। उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इन्होंने नींव रखी। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया एक्ट 1964 में इन्होंने इसकी नींव रखी, ताकि भारत की फूड की समस्या को ठीक किया जा सके, और कल को अगर कोई इमरजेंसी आए, आपातकाल में खाने की जो हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत करी थी 1964 में। उसके अलावा शास्त्री जी ने जो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है, जो होमी जहांगीर भाभा के अंडर चल रहा था, सजेस्ट इन्होंने किया था, उसको भी अप्रूव किया। उससे पहले भाभा के जो काम है उसको जवाहरलाल नेहरू भी सपोर्ट करते थे, लेकिन इन्होंने उसको अप्रूव किया था, उनके जीते जी नहीं हो पाया था। फॉरेन पॉलिसी में यही पॉलिसी इन्होंने अपनाई। इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट जो ग्रुप था उसी को ज्वाइन रखा। गांधी जी क्या, नेहरू जी के टाइम से ही इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक तरह से वन ऑफ द लीडर था, क्योंकि उस समय दुनिया जो है वो 2 धड़ों में बटी हुई थी, सोवियत, और एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ यूएसए था, और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इंडिया किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा था।
हालांकि उसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया का थोड़ा थोड़ा झुकाव जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ हो गया। क्लोज रिलेशन बनाए शास्त्री जी ने, और ये चीज़ इन्होंने देख ली थी 1962 के वॉर में, जब चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया और इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपना रहा था, तो कोई मदद के लिए नहीं आया, न रशिया मदद के लिए आया, न यूएसए मदद के लिए आया। तो इनको देख एक चीज़ लग रही थी कि किसी के साथ तो हमें थोड़े क्लोज रिलेशन बनाने ही पड़ेंगे, चाहे यूएसए की तरफ बनाएं चाहे हम रशिया की तरफ बनाएं। तो यूएसए उस समय थोड़ा पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ था, तो उसलिए भारत ने सोवियत की तरफ अपना रास्ता देखा। उसके बाद क्योंकि भारत बहुत बुरी तरीके से हारा था, चाइना इंडिया जो वॉर हुआ था 1962 का, और भारत उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, और उसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती थी। हिमालयन ब्लेंडर जो बुक है वो पढ़ेंगे आप, या फिर उसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे कि 1962 का जो वॉर हुआ उसमें भारत हारा क्यों। तो उसके पीछे बहुत बड़ा फेलियर था भारत सरकार का, और नेहरू जी को भी इसका बहुत ज़्यादा दोषी माना गया कि उन्होंने वो चाइना से कभी सचेत नहीं रहे, उन्होंने चाइना को के ऊपर विश्वास करते रहे कि चाइना हम पे अटैक नहीं करेगा। चाइना ने अटैक कर दिया, भारत की आर्मी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी बहादुरी से भारतीय आर्मी लड़ी लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। तो उसके बाद डिफेंस बजट भी बढ़ाया इसी पॉलिसी के दौरान, फॉरेन पॉलिसी के दौरान शास्त्री जी ने, ताकि आने वाले समय में, और इसी डिफेंस बजट बढ़ाने की वजह से पाकिस्तान के साथ वॉर भी हम जीत पाए। फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ दूसरा, इससे पहले 1947-48 में हुआ था, आप जानते हैं, कश्मीर में। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर कोशिश करी, और जो कच्छ पेनिनसुला है इसके ऊपर धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लिया, और धीरे धीरे कश्मीर में पाकिस्तान की सेना आने लग गई। और उसके बाद अगस्त 1965 में 1 अगस्त को बहुत ज़्यादा जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, बहुत सारे मिलिटेंट सोल्जर्स जो हैं वो भारत की तरफ इधर पाकिस्तान इसमें चाइना में कश्मीर में आने लग गए, कश्मीर में आने लग गए, और जो सीज फायर लाइन है उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया। तो उसके बाद भारत की जो सेना है उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी शास्त्री जी को। तो शास्त्री जी ने को कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कश्मीर को खो सकते हैं। सेना ने ये सब चीज़ें जब बताई तो शास्त्री जी ने कहा कि अगर हमारे पास कश्मीर में अगर हम बैकफुट पे हैं तो आप दूसरे बॉर्डर खोल दीजिए, वेस्टर्न बॉर्डर को पूरा खोल दीजिए। और उसके बाद पंजाब के रास्ते होते हुए लाहौर तक भारतीय सेना पहुंची, और भारतीय सेना ने लाहौर तक के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और पाकिस्तान को एकदम बैकफुट पे धकेल दिया। 1965 के जो वॉर है उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना लेंगे। सभी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में जितनी सब चीज़ें हैं उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो आपको बना के बता दूंगा। लेकिन इसमें शास्त्री जी ने एकदम बोल्ड डिसीजन लिया और सेना को पूरी छूट दी कि आप जाके पाकिस्तान के शहरों तक को कंट्रोल में ले लो। और भारत ने पहली बार इंटरनेशनल लाइन को क्रॉस किया था, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके भारतीय सेना जो है विदेश की धरती में जाके लड़ी थी और पाकिस्तान को लाहौर तक उन्होंने जाके धकेल दिया था। उसके बाद ये जो युद्ध है भारत जीत गया 1965 का। 3 साल पहले ही 1962 में भारत बुरी तरह हारा था चाइना से। लेकिन उसके बाद 23 सितंबर 1965 को जो भारत पाकिस्तान वॉर जब खत्म हो जाता है, यूनाइटेड नेशन में सीज फायर मैंडेट पारित हो जाता है। उसके बाद शास्त्री जी कहते हैं, वाइल ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द 2 कंट्रीज हैज़ कम टू एन एंड, the more important thing for the United Nations and all those who stand for peace is to bring to an end the deeper conflict. How can this be brought out? हमें ये चीज़ नहीं देखनी है कि चलो ये युद्ध ख़त्म हो गया और बातचीत सब खत्म हो गया, कि वो युद्ध ख़त्म हो गया सब शांति हो गई, ये बात नहीं है। हमें ये सोचने को देखना चाहिए कि ये चीज़ शुरुआत कैसे हुई, इसकी ये हुआ कैसे, ये एक डीपर कॉन्फ्लिक्ट है। In our view, only answer lies in peaceful coexistence. India has stood for the principle of coexistence and championed the all over the world. हम विश्व शांति के समर्थक हैं, हमें विश्व शांति चाहिए, हम सबके कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। और कोएग्जिस्टेंस जो है वो सभी देशों के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे कितने भी डिफरेंस हो, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी कितने भी मतभेद हों, लेकिन हम उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठाते, हम उनके ऊपर कभी जाके अग्रेसर की तरह युद्ध अटैक नहीं करते। लेकिन अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम उसको बख्शेंगे भी नहीं। और चाहे वो कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल सिस्टम में हो उस समय, लेकिन ये सारे के सारे इशू होने के बावजूद भी हमें को एग्जिस्टेंस और वर्ल्ड पीस के लिए काम करना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो चीज़ हुई उसके पीछे के कारण क्या हैं। और उसके लिए बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान से सवाल करने चाहिए यूनाइटेड नेशन को कि ऐसा क्यों हुआ और भारत की सरजमी पे उन्होंने अटैक किस आधार पे किया।
उसके बाद इसी दौरान उन्होंने जय किसान और जय जवान का नारा दिया था 1965 में ही इलाहाबाद के पास, और ये नारा आज भी बहुत फेमस है, इसके ऊपर आज भी लोग बात करते हैं, एक बहुत ही मशहूर नारा है। उसके बाद भारत की जो सेल्फ में प्रेस्टीज थी, जो हमने 1962 के वॉर के दौरान कुछ हद तक खो दी थी, कि भारत अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम है या नहीं, इसके ऊपर दुनिया भर में बातचीत होने लग गई थी। लेकिन 1965 के इस युद्ध के बाद सबके मुंह पे एक तरीके से बंद करा दिया था सबका मुंह, और शास्त्री जी ने अपने राजनीतिक विरोधियों का भी मुंह बंद करा दिया था, जिस तरीके से भारत ने 1965 के युद्ध में जीत हासिल करी। उसके बाद शास्त्री जी हैं वो एक और पॉपुलर लीडर बन गए, और उसके बाद ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाए भारत के प्रधानमंत्री। ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ। ताशकंद डिक्लेरेशन वही था, ताशकंद है आज के समय उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान उस समय यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। तो अक्टूबर 1964 में नॉन अलायंस कॉन्फ्रेंस कायरो से लौट के आ रहे थे शास्त्री जी। तो उसी के दौरान जो उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान, उन्होंने इनको इनवाइट किया कि आप आइए, हम ये जो समझौता है इसको कर लेते हैं, युद्ध का ऑफिशियल जो है एंड डिक्लेरेशन कर देते हैं। और उसके बीच में जो मीडिएटर था वो रशिया था, तो इसीलिए ताशकंद में दोनों लीडर्स ने मिलने का निर्णय किया। और कराची एयरपोर्ट पे शास्त्री जी पहले रुके, और ये जो कराची एयरपोर्ट पे रुके, देखो कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, प्रोटोकॉल ही नहीं था। प्रोटोकॉल को तोड़ के अयूब खान पर्सनली जो है एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए शास्त्री जी को। उसके बाद देखो एक छोटी सी और घटना है, एक छोटी सी कहानी है, कि कई बार जो पत्रकार थे उन्होंने पूछा शास्त्री जी से, उन्होंने कहा कि देखे अयूब खान इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी, आपकी हाइट इतनी छोटी है, आप जब उनसे मिले तो आपको कोई हेजिटेशन सा नहीं लगा, आपको अजीब नहीं लगा इतने लंबे चौड़े आदमी से मिले? तो शास्त्री जी ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया, कहा कि मैंने सर उठा के बात की और अयूब खान को सर झुका के बात करनी पड़ी। तो ये बात, इस तरीके के विटी जवाब शास्त्री जी दिया करते थे। फिर 1965 में ही ये जो पूरा जो मामला था, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर को जो ऑफिशियल एंड करना था, तो 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और अयूब खान ने ताशकंद डिक्लेरेशन साइन किया। ताशकंद समझौता इसको कहते हैं। और शास्त्री जी के काफ़ी सारे मेमोरियल्स हैं, देखिए ये इस तरीके के मेमोरियल्स हैं, काफ़ी सारी कॉलेजेस और ये जो सर्कल हैं इनके नाम पे डाक टिकट हैं, ये बनी हुई हैं, मेमोरीज हैं। और इसी ताशकंद समझौते के रात अगले ही दिन सुबह इनकी डेथ हो जाती है, जो 11 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और उसी दिन रात को इनकी डेथ हो जाती है। कहा यह गया कि इनकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन इनका जो परिवार है और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग, बहुत सारे जो उस समय के लोग हैं, बड़े बड़े जो जासूस भी हैं, वो भी ये क्लेम करते हैं कि शास्त्री की डेथ जो है वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से नहीं हुई। और ये डेथ मिस्ट्री जो है ये काफ़ी एक लंबी कहानी बनी और आज तक ये सोल्व नहीं हो पाई है। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी अभी, ताशकंद फाइल। इसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में वो छपे थे, बहुत सारी किताबें लिखी गई इनके ऊपर। तो इनको भारत रत्न दिया गया और इनके मेमोरियल को विजय घाट बना दिया गया भारत सरकार ने। लेकिन ये कहा कि उज्बेकिस्तान में जब इनकी डेथ हुई तो कैसे डेथ हुई, इसके ऊपर सवाल किए गए, इनके परिवार ने सवाल किए, इनके बच्चों ने किया। इनकी वाइफ जो है ललिता शास्त्री, उन्होंने भी किताब लिखी है, ललिता के आंसू करके कुछ शायद ऐसी किताब है। इनके जो बेटे हैं अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, उन्होंने भी इनके ऊपर कई बार बात करी है, कई बार वो मीडिया के सामने, और उन्होंने कहा कि उनके पिता की डेथ नेचुरल कॉजेज़ की वजह से नहीं हुई बल्कि उनको पॉइजन दिया गया है। और एक अनुज धर जो एक किताब लिखी थी उन्होंने, CIA आप जानते हैं जो अमेरिका की जो खुफिया विभाग है उसकी ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी, CIA आई ऑन साउथ एशिया। ये इस किताब में इन्होंने काफ़ी सारी बातें करी हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उससे इन्होंने एक बार एक RTI लगाई थी, पूछा कि आप बताइए शास्त्री जी की डेथ हुई उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मेडिकल, उसके बाद जो पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया और किया गया तो उसके क्या रिजल्ट्स आए, किस तरीके से डेथ हुई। तो सरकार ने उसका जवाब देने से मना कर दिया कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हमारे फॉरेन रिलेशंस के ऊपर इनका इम्पैक्ट आ सकता है। और
ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद आउटलुक मैगजीन में भी एक कॉन्स्पिरेसी जो है थ्योरी है, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से शास्त्री जी की डेथ हो सकती है, क्या चीज़ें हुई हैं। 12 घंटे के बाद ही, ये जो पीस ट्रीटी हुई उसके बाद ही इनकी डेथ कैसे हो गई, क्या इसके साथ क्या क्या लिंक हो सकते हैं, ये बात है। उसके बाद परिवार ने इनसे कंटिन्यूसली सवाल करते रहे और इनसे पूछा कि इनकी डेथ हुई। देखिए 4 बजे ये जो हैं ये मीटिंग ख़त्म हुई थी 10 जनवरी को। उसके बाद ये विला में चले गए। उसके बाद एक उस समय के पत्रकार थे कुलदीप नायर, ये बहुत फेमस पत्रकार थे, पॉलिटिकल पत्रकार थे ये। इन्होंने भी कई सवाल किए हैं कि देखो सब लोगों को अलग रखा गया, शास्त्री जी को एक अलग विला में क्यों रखा गया। उसके बाद विला में रखा गया तो उसके बाद इनकी जब डेथ हुई तो इनके पास कोई था क्यों नहीं, इनके रूम में बेल क्यों नहीं थी ताकि ये बुला सकें। अगर इनको हार्ट अटैक आया था तो इनके पास कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट्स जो आई कुछ कुछ चीज़ें उसमें अलग अलग डॉक्टर्स के एक में साइन नहीं थे, ऐसा चीज़ें हैं। ताशकंद फाइल में आप जाके मूवी में देख सकते हैं। उसके बाद एक बार आरटीआई 2009 में भी लगाई इनके बेटे अनिल शास्त्री ने, कहा कि उनकी जो बॉडी है और जो फेस है उसके ऊपर वो ब्लू हो रखी थी, उनको पॉइजन दिया गया था, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कुछ मार्क्स थे। तो अगर नेचुरल डेथ हुई है, हार्ट अटैक से आई है, तो फेस ब्लू नहीं हो सकता, कैसे होगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, विला में क्यों रोका गया। और एक ऐसी भी बात है कि इनके क्या सुभाष चंद्र बोस को देखा गया उज़्बेकिस्तान में जब इनकी मीटिंग हुई थी। तो ये तो थोड़ी निराधार सी बात है। इनके जो बेटे हैं उन्होंने भी, अनिल शास्त्री ने भी कहा कि ये जो थ्योरी है इसमें तो कोई हमें कनेक्शन लगता नहीं है कि यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे देखे गए होंगे सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस तो शास्त्री जी से भी बड़े थे, तो वो यहाँ तो यंग लग रहे हैं इस फोटो में, तो यंग कैसे हो सकते हैं वो शास्त्री जी से। और होंगे भी तो भी उनका इससे डेथ से कोई लेना देना होना ये एक अलग हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके की बातें हैं। काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं, अभी भी अनसुलझी गुत्थी है और इसके ऊपर कोई बहुत सारी डिबेट्स हैं। लेकिन बेसिकली हमारे लीडर को हमने 11 तारीख को उस दिन 1966 में 11 जनवरी 1966 को खो दिया। एक बहुत ही महान नेता को हमने उस दिन खो दिया और उनकी याद में और उनके जन्म दिवस के दिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को सत सत नमन करते हैं। ऐसे नेता दोबारा हों, इसका हम मतलब यही हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही नेता भारत को आगे भी मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।